रूप में लेकर आया हूं, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलो तो देखो प्रश्न आएंगे जरूर। आतंकवाद से क्या अभिप्राय है, ये लघुत्रार्थ में पूछे जाएंगे। आतंकवाद से क्या अभिप्राय है, तो इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। आतंकवाद किसी लक्ष्य, ठीक है, किसी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा, किसका सहारा लेना, हिंसा का सहारा लेना और डरावने धमकाने का प्रयोग करना, क्या कहलाएगा, आतंकवाद कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे किसी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा और डरावने धमकाने का प्रयोग करना क्या कहलाएगा, आतंकवाद। ठीक है, आतंकवाद का उद्देश्य क्या होता है, आतंकवाद का उद्देश्य होता है देश में आतंक फैलाना। ठीक है, तो ये आतंकवाद से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न को आप अच्छे से ध्यान रखें। आगे देखिएगा, आगे देखो दोस्तों, वैसे तो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने 2-2.5 घंटे क्लास लूंगा, उसमें भी ये ऐड कर रखे हैं मैंने, उसके विस्तार से चर्चा करेंगे। और वैश्वीकरण के कारण लिखिएगा, वैश्वीकरण के क्या क्या कारण है, आखिर वैश्वीकरण किसे कहते हैं, अभी परिभाषा देखेंगे। वैश्वीकरण के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। ठीक है, प्रमुख जैसे वैश्वीकरण के कारण ही जो है पूंजी का एक दूसरे देश से प्रवास हो रहा है, आपस में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, अगर हमारे किसी देश की किसी सामान की जरूरत पड़ गई तो हम किसी दूसरे देश से मंगवा लेते, तो ये किसके कारण संभव हो पाया, वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया है। तो देखो वैश्वीकरण के प्रमुख कारण जिसमें देखो लगातार प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी का लगातार विकास हो रहा है। ठीक है, और विकास का स्तर जो है वो अच्छा, टेलीफोन है, टेलीग्राफ, इस तरीके से आविष्कार हो रहे हैं, तो ये किसके कारण संभव हो पाया, वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया है। तो ये आप पॉइंट बाय पॉइंट इसमें ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखेगा कि टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का विकास इसी में हुआ। वैश्वीकरण क्या है, आखिर वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण का मतलब होता है जैसे घरेलू अर्थव्यवस्था का, परिभाषा लिख सकते हैं कि घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ क्या करना, एकीकरण करना। ठीक है, कहने का मतलब पूरी दुनिया का एक ही छत के नीचे आ जाना। ठीक है, ये दुनिया है, पूरी दुनिया का एक ही छत के नीचे आ जाना। ठीक है, प्रमुख जो देश है, अलग अलग देश, वो सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो ये पूरी एक यानी घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, वैश्वीकरण कहलाएगी। तो ये परिभाषा भी आप याद रख सकते हैं। विश्व की साझा संपदा से क्या अभिप्राय है, साझा संपदा, तो विश्व में क्या है, साझा संपदा उन संसाधनों को कहते हैं, ठीक है, जिस पर किसी एक नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जैसे संयुक्त परिवार का चूल्हा हो गया, नदियां हो गई। ठीक है, तो ये है विश्व के साझा संपदा। याद रखेंगे कि विश्व के साझा संपदा से तात्पर्य है कि साझा संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिस पर किसी एक नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप याद रख सकते हैं। आगे देखेगा, आगे है कि भारत पाकिस्तान विवाद के कारण बताओ, आखिर भारत पाकिस्तान के बीच विवाद के क्या कारण है। तो आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, प्रश्न इंपॉर्टेंट याद रखें। तो भारत पाकिस्तान के बीच पहला सीमा विवाद, ठीक है, आपस में जो है सीमा को लेकर एक दोनों देश जो है वो एक दूसरे से तनावपूर्ण रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो सीमा विवाद ये प्रमुख कारण है दोस्तों वाद विवाद का। इसके अलावा कश्मीर समस्या, जो कश्मीर विवाद हुआ था आपको पता होगा, तो कश्मीर 1948 में हमारे युद्ध भी हो रोका है वैसे। ठीक है, और 1947 के अंदर जल विवाद है। ठीक है, और आतंकवाद, आपको पता सिंधु जल संधि दोनों के बीच हुई थी ना 1960 के अंदर, जल विश्व बैंक ने करवाई थी, जल विवाद, आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों पर विवाद चलता रहता है। तो ये आप लिख सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच विवाद कारण। वैसे आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध हुए, 4 युद्ध हुए। पहला कब हुआ था, 1947 में हुआ था, 1947-48 में पहला युद्ध हुआ था। फिर दूसरा 1965 में होता है। ठीक है, फिर तीसरा 1971 में होता है, आपको पता होगा बांग्लादेश को लेकर। फिर आपके 1999 में होता है कारगिल युद्ध। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं। आगे देखिएगा, शोक थेरेपी का अर्थ क्या है, यहाँ पर थोड़ा देखो, शोक थेरेपी इस तरीके से लिखे, ऐसा लिखा जाएगा। शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। जितने भी जो सोवियत संघ में प्रमुख जो शामिल देश थे साम्यवादी, वो साम्यवाद से ये एक तरीके से क्या हो गया, पूंजीवाद को अपना लेते हैं। ठीक है, ये पूंजीवाद को बेस्ट मानने लगे, तो साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण क्या कहलाया, शोक थेरेपी। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से देखो आगे दे रखा है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, 3 कारण लिखेगा। आखिर जो सोवियत संघ है टूट गया, इसके पीछे कौन कौन से कारण है। ठीक है, तो देखो सोवियत संघ के टूटने के पीछे प्रमुख कारण है, देखो आप पॉइंट बाय पॉइंट दे रखे हैं आपके सामने। तो इसमें लिख सकते हैं पहला कि सोवियत संघ, आपको पता है 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का पतन हो जाता है। तो सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट शासन किया, लगातार एक पार्टी शासन कर रही थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। 72 वर्षों तक इसका शासन था। अब आपको पता है कि लगातार एक ही पार्टी शासन करेगी, उसके कोई विपक्ष में है ही नहीं, तो फिर आपको पता है फिर पतन होना निश्चित ही है। ठीक है, तो देखो विपक्ष भी होना जरूरी है। ठीक है, तो सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, लगातार एक ही पार्टी का शासन था, इसलिए सोवियत संघ का पतन हो गया। फिर वापस दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि सोवियत संघ के लोग, ठीक है, सोवियत संघ के लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को साम्यवाद से अच्छा समझने लग गए थे, ये दूसरी गलती थी। ठीक है, तो विघटन के प्रमुख दूसरा कारण यह था, प्रमुख आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से सोवियत संघ के लोग गोर्बाचेव द्वारा, जो मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा लाए गए सुधारों की धीमी गति से
संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के कारण है ये। चलो, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से देखिएगा आगे कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकले। ठीक है, आखिर हमने कहा कि साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण शॉक थेरेपी कहलाया, तो आखिर इसके परिणाम क्या निकले? तो परिणाम निकले दोस्तों उस क्षेत्र की, ठीक है, उस क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह चौपट हो गई थी, और जहां जहां ये लागू की गई थी पूरा धरा चौपट हो गया। 90% जो उद्योग धंधे थे, ठीक है, 90% वो क्या है, औने पौने दामों में इधर उधर बेच दिए गए। 90% से ज्यादा जो उद्योगों की निजी कंपनियों को हाथों में दे दिए गए। ठीक है, जिसके कारण क्या हुई, मुद्रा में क्या है, गिरावट आई। ठीक है, ये प्रमुख आप लिख सकते हैं। लोगों की जो जमा पूंजी थी वो खत्म होने लग गई थी। इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये शॉक थेरेपी के प्रमुख परिणाम निकले। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये याद करने पड़ेंगे। आज देखो आजादी का दिन है, लास्ट दिन है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? तो देखिएगा उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे उत्तर लिखेंगे कि इराक के खिलाफ 16 जनवरी 1991 को अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत की थी। आपको पता होगा दोस्तों कब 1991 में क्या करता है दोस्तों, इराक जो है वो कुवैत पर हमला कर देता है। किस पर? कुवैत पर हमला कर देता है। तब अमेरिका जो है क्या करता है, इससे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत करता है। ठीक है, अगस्त 1990 में इराक ने जब कुवैत पर हमला बोल दिया, ठीक है, तब अमेरिका ने 38 देशों, कितने देशों के साथ, 38 देशों के साथ मिलकर इराक के खिलाफ इस ऑपरेशन की शुरुआत की थी। तो याद रखना दोस्तों ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसे को याद रखें अच्छे से। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है कि भारत की विदेश नीति की विशेषता बताओ। अगर भारत की जो विदेश नीति, इसकी विशेषता क्या क्या है? तो भारत की विदेश नीति में आप ये लिख सकते हैं, शांति बनाए रखना। ठीक है, विदेश नीति की विशेषता क्या है? शांति बनाए रखना, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करना, रंग भेद नीति का विरोध करना, अंतरराष्ट्रीय संस्था में योगदान देना और गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करना। तो ये प्रमुख जो है 5 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। किसमें? भारत की विदेश नीति की विशेषता में। भारतीय विदेश नीति के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे। हाँ, 2 मिनट रुकिएगा। ठीक है, चलो उसी प्रकार से देखिएगा आगे क्वेश्चन आपके सामने क्या है, भारत की परमाणु नीति की विशेषता। देखो ये प्रश्न जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये आपको याद होने चाहिए कुल मिला के। ये मैंने मेहनत से तैयार किए, टाइम लगा मुझे, इनको याद कर लेना आप सभी। ठीक है, चलो भारत की परमाणु नीति की क्या विशेषताएं हैं? तो देखो भारत की परमाणु नीति की प्रमुख विशेषता है कि भारत जो है क्या करेगा, भारत शांतिपूर्ण कार्य हेतु परमाणु शक्ति का प्रयोग करेगा। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? आपको पता है कि 18 मई 1974 को किया था। 18 मई 1974 को भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। फिर दूसरा 1991 में किया था, पोखरण जैसलमेर के अंदर, राजस्थान के अंदर। ठीक है, आपको पता होगा। तो परमाणु नीति की विशेषता क्या है कि भारत जो है शांतिपूर्ण कार्य हेतु, ठीक है, परमाणु शक्ति का क्या करेगा, प्रयोग करेगा। भारत अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए परमाणु का उपयोग करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई पहले भारत जो है किसी पर बम डाल दे, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए अगर कोई हमला कर देता है तो उसका जवाब हम देंगे। ठीक है, चलो भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा, यह बात है। परमाणु हथियारों का प्रयोग करने की सर्वोच्च जो शक्ति होगी वो राजनीतिक सत्ता के हाथों में होगी। किसके हाथों में होगी? राजनीतिक सत्ता के हाथों में। तो ये प्रमुख आप पॉइंट बाय पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, ये प्रमुख भारत की परमाणु नीति की विशेषता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि आसियान की स्थापना का उद्देश्य लिखिएगा। हम देखते हैं, तो आपको पता है आसियान की स्थापना कब होती है? आसियान की स्थापना होती है 1967 में। कब होती है? 1967 में। और आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना होती है 1994 में। तो आसियान की स्थापना का उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख, आपको पता है कि आसियान में कितने इसमें संस्थापक देश कितने हैं? 5 संस्थापक देश। इसमें कितने संस्थापक देश हैं? 5 संस्थापक देश हैं। ठीक है, और पहला सम्मेलन कब हुआ? 1992 में हुआ था, आपको पता होगा। तो 5 संस्थापक देश है, कौन कौन से? इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, सिंगापुर है। और वैसे तो इसमें कुल सदस्य की बात करें तो कुल इसमें 10 सदस्य हैं। अब आखिर आसियान की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्या करना, विकास को बढ़ावा देना। यह प्रमुख इसका उद्देश्य, आप ऐसे लिख सकते हैं। चलो आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है कि वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है आपके, देखिएगा पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन उस चैप्टर से लिया क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ताप वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर आप लिखेंगे कि पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, जैसे प्रमुख वायुमंडल में बात करी जाए तो प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैसें है, जैसे मेथेन है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनकी जो है मात्रा में वृद्धि हो जाती, बढ़ जाती है। तो ये आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना क्या कहलाएगा? ग्लोबल वार्मिंग या फिर वैश्विक ताप वृद्धि। चलो नेक्स्ट आपके सामने देखिएगा, अलगाववादी आंदोलन से क्या समझते हैं? अलगाव मतलब अलग होने की मांग। अब ये अलग होने की मांग किसी देश को भी कर सकता है, क्षेत्र राज्य को भी कर सकता है। ठीक है, तो अलगाववाद आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर आप लिखेंगे अलगाववाद किसी बड़े समूह से सांस्कृतिक
जातीय क्या है, जातीय, आदिवासी, धार्मिक, नस्लीय, सरकारी या लैंगिक अलगाव की स्थिति की मांग करना। ठीक है, अलग होने की मांग करना क्या कहलाएगा, अलगाववाद। तो ये भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो उसी प्रकार से देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत प्रणाली, उत्तर लिखेंगे सोवियत प्रणाली सोवियत संघ के सत्ताधिकारी राजनीतिक प्रणाली को कहते हैं, जो 1917 और 1991 के बीच विकसित हुई थी। ठीक है, पर्सन इंपॉर्टेंट है, याद रखें दोस्तों। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कि 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की आलोचनात्मक विवेचना कीजिएगा। ठीक है, आलोचनात्मक विवेचना करनी है, वैसे अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं अभी क्लास लेके आ रहा हूँ 2-2.5 घंटे क्लास। मार्शल योजना क्या थी, मार्शल योजना, मार्शल योजना आपको पता होगा, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1952 में शुरुआत होगी, आपको पता होगा। मार्शल योजना अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो है अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक योजना बनाई। ठीक है, जिसे कहा गया था मार्शल योजना या फिर मार्शल प्लान। वैसे इसकी शुरुआत कब हो गई थी, 1948 से 1952 तक जारी रही मेरे हिसाब से। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, परंपरागत देखिएगा आगे, परंपरागत और अपारंपरिक सुरक्षा में क्या अंतर है। एक तो परंपरागत है, एक अपरंपरागत, तो इनमें अंतर क्या है। तो देखिएगा उत्तर आप लिख सकते हैं इसमें कि परंपरागत किसी भी तरह के परमाणु हमले या दूसरे देश से सैन्य हमले का खतरा होता है। ठीक है, परंपरागत में क्या होता है, परंपरागत में किसी भी तरह के परमाणु हमले या दूसरे देश से सैन्य हमले का खतरा होता है। किसे, सैनिकों के हमले का खतरा होता है, कोई बाहरी देश जो है प्रमुख आक्रमण ना कर दे, ये परंपरागत। उसी प्रकार से अपारंपरिक सुरक्षा में क्या होता है, इसमें सैन्य खतरे के साथ साथ क्या होता है, प्रमुख हमें यह भी खतरा रहता है कि भाई प्रमुख राज्य के अंदर आपस में जो है विवाद न चल जाए। ठीक है, सीमा विवाद। तो ये देखिएगा इसमें आप लिख सकते हैं कि परंपरागत में किसी भी तरह के परमाणु हमला या दूसरे देश से सैन्य हमले का खतरा होता है, जबकि गैर परंपरागत सुरक्षा वह सुरक्षा होती है जिसमें बाहरी खतरों के साथ साथ, अब सैन्य खतरे के साथ साथ अपनी सरकार का भी खतरा होता है कि भाई आपस में राज्य लड़ने जाए। ठीक है, चलो ये बात आपके समझ में आ गई दोस्तों। याद रहा परंपरागत अपरंपरागत दोनों स्रोत में अंतर पूछे जा सकते हैं। भारत की परमाणु नीति अभी देख लिया हमने, प्रमुख इसमें विशेषता आपको लिख देनी है। इसके नीति के जनक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट का शिकार हुई, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी की सिंडिकेट से टकराव बनी रही थी और राष्ट्रपति पद का चुनाव इधर बीबी गिरी इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया। ठीक है, तो इंदिरा गांधी की सिंडिकेट मतलब सिंडिकेट क्या होता है, पर्सन ऐसे भी पूछा जा सकता है सिंडिकेट क्या है। सिंडिकेट, तो सिंडिकेट का मतलब क्या होता है, कांग्रेस के अंदर, ठीक है, कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली ताकतवर नेताओं का समूह को कहते हैं सिंडिकेट। ठीक है, और सिंडिकेट ने जो है इंदिरा गांधी को पीएम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन सिंडिकेट की ये उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाएंगे तो इंदिरा गांधी जो है हमारे सलाह पर कार्य करेगी, लेकिन इंदिरा गांधी तो चतुर निकली, आपको पता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर सिंडिकेट ने जो है इसका विरोध करना शुरू कर दिया इंदिरा गांधी जी का। तो ये आप लिख सकते हैं, इसीलिए हार के शिकार होगी कांग्रेस, आपसी फूट। आप ऐसा लिख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में शिकार हुई थी, टूटने का शिकार हुई मतलब। तो देखो 1969 में इसलिए टूट गई क्योंकि आपसी मतभेद के कारण, ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें आप उदाहरण दे दीजिए इंदिरा गांधी के सिंडिकेट से टकराव और प्रमुख राष्ट्रपति पद का चुनाव। आगे देखो अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद का कार्य लिखेगा। सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है हम देखते हैं। तो सुरक्षा परिषद में आपको पता है कि इसमें टोटल कितने सदस्य हैं, इसमें टोटल आपके देखे जाए तो 15 सदस्य हैं, जिसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 स्थायी सदस्य जिनको वीटो पावर मिला हुआ है। ठीक है, आपको पता होगा। तो इसमें पूछा है कि सुरक्षा परिषद का कार्य बताओ। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना और देशों के बीच आपस में अगर कोई लड़ जाए विवादों को सुलझाना, देशों में समझौते करवाना, यही प्रमुख सुरक्षा परिषद का क्या है, कार्य है। चलो आगे देखेगा, आगे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के पीछे कारण क्या है। आखिर पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी क्यों नहीं बन पाया, कारण क्या है। तो इसमें लिख सकते हैं दोस्तों पाकिस्तान में लोकतंत्र इसलिए जो है स्थायी न बन पाया, पीछे कारण यह है कि पाकिस्तान का जो है राजनीतिक दल भ्रष्ट है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल पाया। पाकिस्तान में जैसे सेना, धर्मगुरु, भूस्वामी बिजनों का दबदबा है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और पाकिस्तान का प्रमुख देशों के साथ दुश्मनी बनी रहती है, जैसे भारत से है। ठीक है, तो विवाद चलता रहता है, इसलिए पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न बढ़ पाए, ऐसा लिख सकते हैं इसका आंसर। आगे देखो हैदराबाद रियासत के विलय, हैदराबाद का शासक निजाम कहा जाता है, आपको पता होगा। और निजाम जो है जो किसानों पर अत्याचार करता था, आपको पता होगा, किसानों पर अत्याचार करता है। निजाम ने क्या किया, प्रमुख रजाकार भेजे, ठीक है, जो किसानों पर अत्याचार करने लगे। और इस प्रकार से भारत ने इसकी पुकार सुनी और भारत ने इसकी मदद की और हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ, उनको रजाकारों को उखाड़ के फेंक दिया। अब इस विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ पर टिप्पणी लिख सकते हैं, यूएनओ के बारे में क्या जानते हैं वो आपको लिखना है यहाँ पर। स्थापना कब हुई थी सब इसमें लिख सकते हैं, स्थापना कब हुई थी, कितने सदस्य हैं। स्थापना 1945 में हुई थी, 24 सितंबर 1945। सदस्य की बात करें तो 193 है। इसके प्रमुख 6 अंग: सुरक्षा परिषद, सचिवालय, महासभा, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायशीलता परिषद। और बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका ये किसका उत्तराधिकारी, तो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है।
और भारत देश का सदस्य बनता है 30 सितंबर 1945 को। ऐसे लिखना आपको इसके बारे में। आसियान विजन 2020 के बारे में लिखिएगा। आसियान विजन 2020 प्रमुख बातें देखो, तेजी से बढ़ता हुआ आसियान विजन में क्या हुआ, तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन था और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसानी की बहुमुखी भूमिका होगी। ये प्रमुख इनकी बातें बताएगी कि देखो यहाँ पर आसियान में पूर्वी तिमोर के संकट को संभालेगा, ठीक है। आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया। तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हो दोस्तों, आसियान विजन 2020। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। आसियान के प्रमुख स्तंभ तीन स्तंभ है। एक तो आसियान सुरक्षा समुदाय है, एक आसियान आर्थिक समुदाय है, एक आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। चलो, मूलवासी से आप क्या समझते हैं? मूलवासी क्या अभिप्राय? मूलवासी तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार मूलवासी ऐसे लोगों के वंशज है जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं, ठीक है। जो किसी क्षेत्र के मूल निवासी यानी मौजूदा समय से रहते चले आ रहे हैं। ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं मूलवासी का। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर से क्या अभिप्राय? पृथ्वी पर राजा महाराजों को मिलने वाली एक विशेष धनराशि होती थी, ठीक है। भारतीय राजनीति में दल बदल से क्या अभिप्राय? दल बदल से अभिप्राय यह है कि जैसे कोई नेता जो है किसी खास चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़ता है, वो चुनाव जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो ये प्रक्रिया दल बदल कहलाती है, याद रखें। मूलवासी हो गया आपने। विदेश नीति किसे कहते हैं? विदेश नीति, ये कौन कॉल कर रहा है? 2 मिनट रुकिएगा दोस्तों। हाँ, तो इसमें आप लिख सकते हैं विदेश नीति कि किसी राष्ट्र द्वारा अपने देश के हितों के लिए अपनाया गया सिद्धांत क्या कहलाएगा? विदेश नीति। और इस विदेश नीति के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो ये थे प्रमुख आपके सामने मोस्ट क्वेश्चन। आप सभी इसको अच्छे से याद करेंगे। अभी आपके 2.5 घंटे की क्लास चलेगी दोस्तों, ठीक है। चलो, मैं मिलूंगा वापस आपको मुकेश मेहता एजुकेशन चैनल पर। इसी प्रकार से बने रहे आप सभी। ओके, जय हिंद, जय भारत।